हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन 101% में हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इल्तुतमिश शासन सत्ता पर काबिज होता है, उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनती है और नसीरुद्दीन महमूद इस शमसी वंश का अंतिम शासक। नसीरुद्दीन महमूद जो था ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। इसका जो है 1265 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो एक विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि इस नसीरुद्दीन महमूद की जो है मृत्यु स्वयं की मृत्यु से हुई, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद को ये जो बलवन था, बलवन, इसने इसको जहर दे दिया नसीरुद्दीन महमूद को। अब इसकी मृत्यु के तुरंत बाद ये बलवन जो है गद्दी पर बैठता है। बलवन इलवारी वंश का है। ये बलवन जो है इलवारी वंश का था। ये द्वितीय इलवारी वंश की स्थापना करता है, द्वितीय इलवारी वंश। और इस बलवन के बैठने के साथ साथ ये एक नए वंश बलवनी वंश की भी स्थापना होती है। बलवनी वंश की स्थापना कौन करता है? ये बलवनी वंश का स्थापना करता है। ये गयासुद्दीन बलवन जो था, बलवन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने कौन सी उपाधि धारण की? गयासुद्दीन बलवन के नाम से जो है ये गद्दी पर बैठता है, गयासुद्दीन बलवन। वैसे इस बलवन के बचपन का नाम जो था, जो प्रारंभ में इसका नाम था बहाउद्दीन। बलवन के बचपन का नाम बहाउद्दीन। जब ये बहाउद्दीन के नाम से चर्चित था तो उसका दुर्भाग्य था कि इसको, इस बहाउद्दीन को जो है मंगोलों ने बंदी बना लिया। मंगोलों के द्वारा ये बंदी बना लिया जाता है बचपन में ही। जब मंगोल इसको बंदी बना लेते हैं तो उसको लेके आते हैं बगदाद। इस बलवन को लेके आते हैं बगदाद। जब बगदाद लेके आते हैं तो ये गुलामों के व्यापारी के हाथों बेच देते हैं और वो गुलामों का व्यापारी पुनः एक व्यापारी को बेचता है, एक दूसरे व्यापारी को बेचता है, जिनका नाम जमालुद्दीन बसरी। जो गुलामों का व्यापारी है जमालुद्दीन बसरी को ये दूसरा व्यापारी जो खरीद के लाता है ये मंगोलों से, वो जमालुद्दीन बसरी को बेच देता है। अब जमालुद्दीन बसरी क्या करते हैं? अन्य दासों के साथ, जो और भी दास थे, और उसके साथ इस बलवन को दिल्ली लेके आते हैं। जब ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी इसको खरीदते हैं, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी खरीद के इसको जब लेके दिल्ली आते हैं तो ये दिल्ली में इसकी मुलाकात होती है इल्तुतमिश से। लेके कहाँ आ गए? इसको दिल्ली में लेके आते हैं। 1233 ईस्वी में जब इल्तुतमिश ग्वालियर विजय से वापस आ रहा था, ग्वालियर विजय करके वापस आ रहा था। कौन आ रहा था? ये इल्तुतमिश जो है ग्वालियर विजय के बाद जब वापस दिल्ली आ रहा था तो ये बलवन को देखा और जमालुद्दीन बसरी से ये कहा कि ये जो बलवन है आप, जिसको आपने दास बना के रखा है, ये हमको दे दीजिए। जमालुद्दीन बसरी कुछ धन लेके इल्तुतमिश को दे देते हैं। इल्तुतमिश अपने दासों का एक संगठन बना के रखा था। दासों का जो है एक संगठन था जिसे चालीसा कहा जाता था। बलवन इतना चालाक था, इतना प्रभावित करता था सभी को, इल्तुतमिश ने शीघ्र ही उसे अपने चालीसा दल में शामिल कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय के बाद ही जब इल्तुतमिश ने देखा कि ये व्यक्ति जो बलवन है, ये बहुत ही योग्य व्यक्ति है, तो इसको कुछ समय के बाद खासदार का पद दे दिया। खासदार का मतलब सुल्तान का व्यक्तिगत सेवक सुल्तान का ये पद इसको दे दिया गया। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है उसके बाद रजिया सुल्तान बनती है। विभिन्न षड्यंत्रों के बाद जो रजिया सुल्तान बनती है, उस समय इसने क्या किया कि बलवन ने रजिया का पक्ष लिया। ये परिस्थितियों को भांपने वाला इतना अच्छा व्यक्तित्व था, इतना अच्छा जानकार था कि उसने रजिया का जब पक्ष लिया तो रजिया ने इसे अमीर शिकार का पद दे दिया। अमीर शिकार के पद पर यह नियुक्त हुआ रजिया के शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ कि जब रजिया और बहराम शाह के बीच संघर्ष हुआ, रजिया और बहराम शाह के
बहराम शाह के बीच संघर्ष हुआ। तो इसने क्या किया कि इसने देखा कि जो षड्यंत्र है या जो परिस्थितियां हैं उसमें बहराम शाह सफल होगा। इसने क्या किया, रजिया को छोड़ के बहराम शाह का पक्ष ले लिया। जब इसने बहराम शाह का पक्ष लिया और बहराम शाह शासन सत्ता पर काबिज होते हैं तो इन्हें इसको दे दिया अमीर ए आखूर का पद। अमीर ए आखूर का पद इसको देते हैं बलबन को। बलबन जो है नित नई ऊंचाइयों को छू रहा था, उससे परिस्थितियों को समझने की अच्छी जानकारी थी, जिसके माध्यम से रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर नियुक्त हुआ। और उसके बाद रजिया और जब बहराम शाह के बीच संघर्ष हुआ तो ये अमीर आखूर का पद बहराम शाह के विजय प्राप्त करने के बाद इसको अमीर आखूर का पद मिला। ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, इसका शासन सत्ता जब थी, नसीरुद्दीन महमूद की जब शासन सत्ता थी तो इसका जो है महमूद के शासन सत्ता में तो बलबन का जो है चरमोत्कर्ष हुआ, बलबन का अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। उत्कर्ष क्या ऐसे हुआ कि ये जो नसीरुद्दीन महमूद था ये कमजोर शासक था, ये शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाने में अक्षम था। और इसने एक चीज देखा कि ये चालीसा है, जो चालीसा दल था, ये षड्यंत्र यहाँ से ज्यादा हो रहे थे और प्रारंभ के जो शासक थे इन षड्यंत्रों में ही फंसकर जो है वो शासन सत्ता समाप्त हुई। तो इसने क्या, नसीरुद्दीन महमूद ने देखा कि इस चालीसा दल का एक प्रमुख व्यक्ति है बलबन। इसने सारी शक्ति, संपूर्ण शक्ति जो है, जो शासन सत्ता की संपूर्ण शक्ति थी, उसने बलबन को दे दिया। और उसके बाद बलबन ने क्या किया, जब इसने नसीरुद्दीन महमूद ने इसे संपूर्ण शक्ति दे दी तो बलबन ने क्या किया, अपनी पुत्री की शादी कर दी। अपनी पुत्री की शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर दिया। अब नसीरुद्दीन महमूद से जब इसने शादी कर दी अपनी पुत्री से तो अब वैवाहिक संबंध हो गया, अब ये दोनों रिश्तेदार हो गए। तो इसने नसीरुद्दीन महमूद ने क्या किया, इस बलबन को उलूग खां की उपाधि दे दी, उलूग खां की उपाधि दे दी। और क्या दिया, एक नाइब ए मामले का पद दे दिया। इस पद को प्राप्त करने के बाद बलबन जो है शासन सत्ता को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया और शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाना शुरू कर देता है। अब बलबन जो है 1266 ईस्वी में, बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और यह 1286 ईस्वी तक गद्दी पर रहता है। 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1286 ईस्वी तक ये गद्दी में रहता है। जब ये शासन सत्ता सुचारू ढंग से शुरू करता है या जो शासन सत्ता प्राप्त करता है तो इसने कुछ उपाधियां धारण की। जैसे इसको उलूग खां की उपाधि थी, उलूग खां की उपाधि इसको जो है नसीरुद्दीन महमूद ने दिया था। नसीरुद्दीन महमूद ने इनको ये उलूग खां की उपाधि दे दी थी, नसीरुद्दीन महमूद ने। इसके साथ इसने जो है कुछ और उपाधियां धारण की, जैसे जिल्ली इल्लाह, इसने ये स्वयं धारण की, ये स्वयं धारण करता है जब शासन सत्ता प्राप्त करता है। उसके बाद जिल्ली इल्लाह का मतलब है कि ईश्वर का प्रतिबिंब। क्या धारण किया, नियाबते खुदाई, नियाबत ये खुदाई। और शासन सत्ता जब प्रारंभ किया तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की, गियासुद्दीन की उपाधि धारण की। गियासुद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठा। जब शासन सत्ता प्राप्त करता है तो उसके संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध थी कि बलबन मलिक होते हुए खान हो गया और खान होके सुल्तान हो गया। बलबन का जब राज्यारोहण हुआ तो ये विषम परिस्थितियों में, उस समय शासन सत्ता आंतरिक और बाह्य समस्याओं से घिरी हुई थी। इन समस्याओं के साथ साथ जो सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा थी, पीछे के सम्राट थे, उन लोगों ने इस पद और प्रतिष्ठा को गिरा दिया था। अब जब ये सुल्तान बनता है तो इसने क्या किया कि सम्राट के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने की पूरी चेष्टा की। साथ में इसने क्या किया कि जो आंतरिक और बाह्य समस्याएं थी इनसे निपटने के लिए उसने एक नीति बनाई। उसने एक नीति लागू की, लौह एवं रक्त नीति। लौह और रक्त नीति का पालन इसने किया।
अपनी सभी समस्याओं, आंतरिक और बाह्य समस्याओं को उससे निपटने के लिए इसने लौह और रक्त नीति का अनुसरण किया। और क्या करता, बलवान स्वयं को जो है ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वो कहता था कि जो सम्राट है, ये सम्राट सीधे ईश्वर जो करना चाहता है वो इसे अपना प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है, और यही जो करेगा समझिए वो ईश्वर कर रहा है, अल्लाह कर रहा है। अगर इसके आदेशों से कोई उल्लंघन करता है या इसके आदेशों से मानने से इनकार करता है तो आप समझिए कि सीधे सीधे अल्लाह की जो है सत्ता को चुनौती दी जा रही है। अल्लाह के आदेशों का, ईश्वर के आदेशों का आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कहता था कि जो वह नियामत खुदाई है, नियामत खुदाई अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। और वो क्या कहता था कि ये जो सुल्तान का पद है, सुल्तान का पद, ये जिल्ले अल्लाह, जिल्ले अल्लाह अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। ये ईश्वर का जो है छाया मात्र है। इससे सुल्तान से ऊपर केवल कौन होता था? पैगंबर। सुल्तान के बाद अगर किसी का जो है सुल्तान से ऊपर कोई पद है तो वो पैगंबर का पद है। और ये सुल्तान जो होता था ईश्वर का प्रतिबिंब है। ईश्वर जो भी करवाना चाहता है, अल्लाह जो भी करवाना चाहता है वो सम्राट के माध्यम से करवाता। बलवान यह मानता था कि राजा का हृदय विशेष कृपा का भंडार है और मानव जात में, इस संपूर्ण मानव जात में कोई भी उसके समान नहीं है। और इस बलवान की जो राजत्व की जानकारी, राजत्व सिद्धांत था इसका, ये राजत्व सिद्धांत की जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? राजत्व सिद्धांत की जानकारी बरनी की पुस्तक है। बरनी की पुस्तक बसाया से प्राप्त होती है। ये बसाया पुस्तक है जिसको बरनी ने लिखा है। इसके जितने भी सिद्धांत हैं राजत्व से संबंधित, वो सारी जानकारी हमको इसी किताब से प्राप्त हुई है। बलवान प्रथम दिल्ली का सुल्तान था जिसने गैर इस्लामी परंपराओं को शुरू किया। गैर इस्लामी परंपराओं को शुरू किया। इस्लामी परंपराओं में कौन सी गैर इस्लामी परंपरा इसने शुरू किया? जैसे इसने क्या किया कि जो भी दरबार में उपस्थित होगा, जो भी सम्राट के सामने आएगा, वो सिजदा करेगा। गैर इस्लामी परंपरा शुरू किया। सिजदा, सिजदा का मतलब है कि घुटनों पर बैठकर, घुटने पर बैठकर सिर झुकाना, घुटनों पर बैठकर सिर झुकाना। और क्या इसने प्रथा शुरू कर दी? पायबोस, पायबोस प्रथा शुरू की। पायबोस सम्राट का चरण चूमना, सम्राट का चरण चुंबन करना। और इसने क्या किया? अपने व्यक्तिगत जीवन में भी फारसी रीति रिवाजों को जो है इसने अपनाया। फारसी रीति रिवाज अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसने फारसी रीति रिवाज को जो है अनुसरण किया। और क्या किया इसने? फारस का जो नौरोज त्योहार था, फारसी नौरोज त्योहार था, नौरोज त्योहार, इसको भी इसने उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की। नौरोज त्योहार का मतलब फारसी का जो है पहला दिन, नौ वर्ष का पहला दिन, नौ वर्ष का जो प्रथम दिन होता है वो उत्सव के रूप में मनवाने का परंपरा शुरू की। अर्थात 9 वर्ष मनाने की परंपरा इसने शुरू की फारसी वाले। बलवान जो सिक्का जारी करता था, जैसे हम लोगों ने देखा था कि बलवान ने सोने का टका जारी किया था, सोने का टका जारी किया था। इसके अलावा भी इसने सिक्का जारी किया। इस सिक्के पर यह खलीफा का नाम अंकित करवाता था, खलीफा का नाम अंकित करवाता था। साथ में क्या था? जो खुतवा पढ़ा जाता था, खुतवे में भी इस खलीफा का नाम शामिल करवाता था। इसने जब शासन सत्ता प्राप्त की बलवान ने, तो उसने सबसे पहले जो इल्तुतमिश के द्वारा चला आ रहा चालीसा गुट था, चालीसा गुट, इसको समाप्त कर दिया। उसने एक चीज देखा
कि जो ये चालीसा गुट वाले हैं ये अधिकांशतः षड्यंत्र में शामिल रहते हैं और शासन सत्ता को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये चालीसा दल को समाप्त करना अति आवश्यक है। पहले बलबन भी इस चालीसा दल का सदस्य था, लेकिन जब ये शासक बना तो इसने ये देखा कि इस चालीसा को अगर हम नहीं समाप्त करेंगे तो ये शासन सत्ता सुचारू ढंग से चलाने नहीं देंगे। क्योंकि बलबन जब इस चालीसा दल का सदस्य था तो इसने देखा, इसको नजदीकी से देखा था कि षड्यंत्र, अधिकांशतः षड्यंत्र का जो है माध्यम यही चालीसा गुट वाले ही बनते हैं। इसने क्या किया कि इस चालीसा दल को समाप्त करने के लिए गैर चालीसा दल वालों को जो बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जो इस चालीसा दल में नहीं थे उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। साथ में क्या किया कि इस चालीसा दल के जो सदस्य होते हैं अगर छोटी सी भी गलती करते थे तो उनको काफी बड़ा दंड देता था। इस तरीके से धीरे धीरे इसने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। बलबन ने एक चीज और देखा कि जो अगर शासन सत्ता हमको सुचारू ढंग से चलाना है, अगर मजबूती के साथ शासन सत्ता चलानी है तो एक तत्पर सेना रखनी पड़ेगी, जो सेना ऐसी हो जो हमेशा तैयार रहे, किसी भी आपातकालीन समस्याओं से निपटने के लिए सेना हमेशा तैयार रहे। और इसने तत्पर सेना रखी। साथ में इस सेना की तैयारियों के लिए एक दीवान अर्ज विभाग की स्थापना कर दी। दीवान अर्ज विभाग, ये विभाग जो था ये सर्वप्रथम सल्तनत का किसी शासक ने इस विभाग की स्थापना की नहीं की, बल्कि बलबन ने सर्वप्रथम दीवान अर्ज विभाग की स्थापना की। इस दीवान अर्ज को आरिज विभाग भी कहते हैं। आरिज विभाग, भारत में सर्वप्रथम इस दीवान अर्ज या आरिज विभाग की स्थापना करने वाला बलबन था। बलबन ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की। बलबन ने एक चीज और देखा कि ये जो इकता है, इकता, इसमें जो है भ्रष्टाचार चरम पे था और भ्रष्टाचार चरम पे था तो इसने इसको दूर करने का प्रयास किया। इसके लिए इसने क्या किया, इकता में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। ख्वाजा नामक अधिकारी की जो है इसने नियुक्त कर दी और इसके माध्यम से, इसकी सहायता से जो है इसने इस एकता में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने का पूरा प्रयास किया। बलबन जो है किले बनवाने वाला प्रथम शासक था। दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम शासक है, पहला शासक है जिसने किला बनवाने पर ध्यान दिया। उसने देखा कि अगर एक मजबूत किला होगा तभी शासन सत्ता को सुरक्षित रखा जा सकता है। ये किला बनवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। बलबन जो है साहित्य को संरक्षण देने वाले, साहित्यकारों को संरक्षण देता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध साहित्यकार, फारसी के प्रसिद्ध साहित्यकार या फारसी के प्रसिद्ध कवि, फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। इन दोनों को जो है अमीर हसन और अमीर खुसरो को संरक्षण किसका प्राप्त था, तो इसका जो बलबन का पुत्र था शाहजादा मुहम्मद का संरक्षण इन दोनों को प्राप्त था, अमीर हसन और अमीर खुसरो को। इसके बाद कुछ अयोग्य शासक शासन सत्ता पर काबिज होते हैं। इसमें आखिर जो था कैकवाद, इस शासन सत्ता का आखिरी जो था कैकवाद, ये 1287 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। 1287 से 1290 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है। ये जब शासन सत्ता पर बैठा हुआ था तो ये बिल्कुल ही शासन सत्ता में रुचि नहीं लेता था, ये अयोग्य शासक था। इसकी मृत्यु के बाद एक नए राजवंश की स्थापना होती है, खिलजी वंश की स्थापना होती है। और खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। यहाँ से पेपर में काफी प्रश्न निकल के आते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। हम लोग कल की क्लास में देखते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी या खिलजी वंश से कहां से पेपर में प्रश्न निकल के आते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो पसंद आती तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको।